नमस्कार। आज हम फिर से गोता लगा रहे हैं फाइनेंशियल दुनिया में और इस बार हमारा फोकस है MR एसोसिएट्स के फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स का 5वां एपिसोड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंपनियों की वित्तीय सेहत, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या P&L की। और कैसे अलग-अलग अकाउंटिंग नियम जैसे GAP और IFRS इस पर असर डालते हैं। कभी सोचा है कि जैसे TCS है, भारतीय IT कंपनी जिसका काफी काम नॉर्थ अमेरिका में है, उसका मुनाफा भारत और अमेरिका की रिपोर्ट में अलग क्यों दिख सकता है? बिल्कुल, यही गुत्थी सुलझाएंगे आज। आज का हमारा विश्लेषण P&L स्टेटमेंट, गैप बनाम IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक बहुत ही दिलचस्प चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यानी असाधारण आय पर रहेगा। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से कैसे पढ़ा जाए, मतलब सतही आंकड़ों के पीछे की कहानी कैसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इन अकाउंटिंग नियमों से। गैप और IFRS, आपने कहा इनमें एक बड़ा फर्क है असाधारण आय को लेकर। ये क्या चीज है और क्यों इतनी अहम है? हाँ, देखिए ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। असाधारण आय या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो आय या खर्चे होते हैं जो कंपनी के रोजमर्रा मतलब कोर बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े नहीं होते। अच्छा। और ये जरूरी नहीं कि अगले साल भी हों। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई पुरानी जमीन बेच दी या कोई फैक्ट्री बेच दी, उससे बड़ा फायदा हो गया। ये रोज का काम नहीं है ना। समझ गई। अब जैसे इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का उदाहरण लें। मार्च 2023 के बाद उनका नेट प्रॉफिट अचानक बढ़ गया, इतना कि रेवेन्यू से भी ज्यादा। अरे ऐसा कैसे? ये हुआ असाधारण आइटम्स की वजह से। अब यही गैप और IFRS का फर्क आता है। गैप जो अमेरिका में चलता है वो कहता है कि ऐसे आइटम्स को P&L से बाहर रखो, मतलब मेन प्रॉफिट में मत गिनो, ताकि बिजनेस की असली कमाई पता चले। बिल्कुल। जबकि IFRS, जिसे भारत भी कुछ बदलावों के साथ IND AS के रूप में फॉलो करता है, वो कहता है कि इन्हें P&L में शामिल करो। ओ, तो मतलब TCS वाले उदाहरण में अगर उन्हें कोई ऐसी एक मुश्त बड़ी आय हुई तो भारत के IND AS रिपोर्ट में नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। हाँ, और अमेरिका की गैप रिपोर्ट में शायद कम, क्योंकि वो आय वहां अलग से दिखाई जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए सिर्फ नेट प्रॉफिट का नंबर देखकर खुश या दुखी नहीं होना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि वो आया कहां से, कोर बिजनेस से या किसी वन टाइम इवेंट से। लेकिन फिर ये जानकारी मिलेगी कहां से कि कितनी आय असाधारण है? अच्छा सवाल है। ये आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। उसमें नोट्स टू अकाउंट्स या बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स होते हैं, वहां डिटेल्स होती हैं। ओके। कंपनी की वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में भी ये मिल जाती है, और आजकल तो स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स हैं, वहां आप फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा। कैसे? हाँ, एक सिंपल क्वेरी डाल सकते हैं जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम लास्ट ईयर सेल्स। इससे वो कंपनियां सामने आ जाएंगी जिनका नेट प्रॉफिट पिछले साल रेवेन्यू से ज्यादा था, जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। वाह, ये तो काफी उपयोगी टिप है। अच्छा, अब P&L स्टेटमेंट पर आते हैं। ये कब कब बनता है? P&L स्टेटमेंट आमतौर पर हर तिमाही बनता है, क्वार्टरली, Q1, Q2, Q3, Q4। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, तो Q1 मतलब अप्रैल जून, Q2 जुलाई सितंबर, और ऐसे ही आगे। अमेरिका का जनवरी से दिसंबर होता है। तो नतीजे कब आते हैं, जैसे Q1 के? Q1 यानी अप्रैल जून के नतीजे जुलाई की शुरुआत से आने लगते हैं। बड़ी कंपनियों को रिपोर्ट करने में करीब 20 दिन लगते हैं, छोटी कंपनियों को थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये जरूरी है कि कंपनियां टाइम पर नतीजे दें? बहुत जरूरी। रेगुलेटरी जरूरत तो है ही, पर निवेशकों के भरोसे के लिए भी। देखिए लील इलेक्ट्रिकल्स का केस। सितंबर 2018 के बाद उन्होंने रिजल्ट देना बंद कर दिया। निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि रेगुलर रिपोर्टिंग कितनी क्रिटिकल है। बिल्कुल। अब जरा आप P&L का ढांचा समझाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे तक क्या क्या होता है इसमें? हाँ जरूर। देखिए सबसे ऊपर होती है रेवेन्यू या सेल्स, मतलब कंपनी ने कुल कितने का सामान या सर्विस बेची। इसे टॉप लाइन भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें से घटाते हैं डायरेक्ट खर्चे, मतलब जो माल बेचा उसे बनाने या खरीदने की सीधी लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS कहते हैं। जो बचा वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आते हैं इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे ऑफिस का किराया, मार्केटिंग, एडमिन स्टाफ की सैलरी वगैरह। ये सब घटाने पर मिलता है EBITDA। EBITDA ये क्या है? EBITDA मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग के फैसलों का असर नहीं होता। अच्छा, मतलब ब्याज, टैक्स और घिसावट से पहले की कमाई। बिल्कुल।
फिर एबिडा में से डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन घटाते हैं, मतलब वक्त के साथ मशीनरी या एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है वो खर्चा। तब मिलता है EBIT, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT में से इंटरेस्ट यानी लोन वगैरह पर जो ब्याज दिया वो घटाते हैं तो आता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। और आखिर में सरकार को जो टैक्स देना है वो घटाते हैं और जो बचता है वही है असली मुनाफा, यानी नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। समझ गई, रेवेन्यू से शुरू होकर नेट प्रॉफिट तक का सफर। हाँ, और एक बात और, भारत में ज्यादातर कंपनियां अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिक्री तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो हो जाती है, भले ही पैसा बाद में मिले। जैसे आपने किसी को माल बेचा, बिल बना दिया तो वो सेल्स में आ गया, चाहे पेमेंट अगले महीने आए। हाँ, इससे कभी-कभी कंपनी के प्रॉफिट और उसके कैश फ्लो में अंतर दिख सकता है, ये ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? खास बातें क्या हैं? देखिए, मुख्य बातें 2-3 हैं। पहला, अकाउंटिंग नियमों का फर्क समझे, खासकर गैप और IFRS की, और उसमें भी असाधारण आय वाला पॉइंट, ये नेट प्रॉफिट को बहुत बदल सकता है। दूसरा, P&L को सिर्फ बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट से ना देखें, ऊपर से नीचे तक जाइए। रेवेन्यू कैसा है, खर्चे कैसे हैं, क्या प्रॉफिट कोर बिजनेस से आ रहा है या किसी वन टाइम चीज से, प्रॉफिट की क्वालिटी क्या है। सही कहा, मतलब सिर्फ आंकड़ा नहीं, उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। बिल्कुल, तभी आप कंपनी की असली कमाई की क्षमता का सही अंदाजा लगा पाएंगे। तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ उस आखिरी जादुई नंबर नेट प्रॉफिट पर रहेगा, या हम कोशिश करेंगे उस नंबर तक पहुंचने की पूरी कहानी को समझने की, उसके हर मोड़ को, हर आइटम की क्वालिटी को परखने की? यही सवाल है सोचने के लिए।